गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो जो हर सर्विस बिजनेस के मन में होता है। एक अच्छी सर्विस स्ट्रैटेजी का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक फैंसी बिजनेस प्लान है जिसे बनाकर भूल जाते हैं, या ये वाकई किसी कंपनी की सफलता का वो सीक्रेट सॉस है? हमारे पास द स्ट्रेटेजिक फाउंडेशंस ऑफ सर्विस मार्केटिंग नाम का एक बहुत ही दिलचस्प मटेरियल है और आज का हमारा मिशन है इस मटेरियल की मदद से ये समझना कि एक मजबूत सर्विस स्ट्रैटेजी वो किसी भी सर्विस आधारित बिजनेस के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह क्यों है। बिल्कुल। हम 8 ऐसे पिलर्स या स्तंभों की बात करेंगे जो इस मटेरियल में बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक स्ट्रैटेजी बाहर से कैसे दिखती है, मतलब बाजार में और ग्राहकों की नजर में। तो पहला पिलर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी बाजार में दूसरों से अलग दिखने का फायदा। मटेरियल में कहा गया है कि एक साफ सुथरी स्ट्रैटेजी कंपनियों को अपने कॉम्पिटिटर्स की भीड़ से अलग खड़ा होने में मदद करती है जी। पर सवाल ये है, आज के जमाने में जहां सब कुछ कॉपी हो जाता है, वहां सर्विस में ऐसा क्या अलग किया जा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है। और यहाँ मजेदार बात ये है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ बेहतर होने के बारे में नहीं है, बल्कि अलग होने के बारे में है। अच्छा। सोचिए, 2 कैफे हैं, दोनों एक जैसी कॉफी बीन्स इस्तेमाल करते हैं, दोनों की कीमत भी लगभग बराबर है। आप कौन सा चुनेंगे? शायद वो जहां का माहौल अच्छा हो। बिल्कुल। या जहां का बरिस्ता आपका नाम याद रखता हो, या जहां का वाईफाई कभी धोखा नहीं देता। हाँ, सही बात है। ये छोटी छोटी चीजें ही वो अलग अनुभव बनाती हैं जिसे कॉपी करना बहुत मुश्किल है। हाँ, क्योंकि वो अनुभव लोगों से जुड़ा है। एग्जैक्टली। एक अच्छी स्ट्रैटेजी इन्हीं छोटी छोटी चीजों को प्लान करके एक ऐसा मजबूत अनुभव बनाती है जो अपने आप में एक प्रोडक्ट बन जाता है। वाह। यही असली कंपेटिटिव एज है। हाँ, मतलब सर्विस ही प्रोडक्ट बन जाती है। तो एक बार जब कोई कंपनी अपने इस अनोखे अनुभव से ग्राहक का ध्यान खींच लेती है, तो अगला कदम क्या होता है? उसे सिर्फ एक बार का ग्राहक तो नहीं बनाना होगा, उसे खुश भी तो करना होगा ताकि वो बार बार आए। बिल्कुल। और यहीं पर हमारा दूसरा पिलर आता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हाँ। एक अच्छी स्ट्रैटेजी का बहुत बड़ा हिस्सा ग्राहकों की जरूरतों और उम्मीदों को गहराई से समझने पर टिका होता है। ये सिर्फ सर्वे फॉर्म भरवाने के बारे में नहीं है, नहीं, बल्कि ये समझने के बारे में है कि ग्राहक को असल में क्या चाहिए, भले ही उसने वो सीधे सीधे न कहा हो। सही है। जब आप ये समझ जाते हैं तो आप ऐसी सर्विस डिजाइन कर सकते हैं जो उन्हें खुशी दे। और यह एक बहुत सीधा रिश्ता है। जब एक कंपनी ग्राहकों को समझने में अपना समय और पैसा लगाती है तो ग्राहक उस कंपनी में अपनी वफादारी के रूप में निवेश करते हैं। ये तो एक तरह का दो तरफा रिश्ता हो गया। मैं आपकी परवाह करता हूँ तो आप मेरी परवाह करते हैं। हाँ। और जब आपके पास ऐसे खुश और वफादार ग्राहक हों, हाँ, तो वो चुप तो नहीं बैठते होंगे, वो अपने दोस्तों को, परिवार को बताते होंगे, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और ये हमें हमारी तीसरे पॉइंट की ओर ले जाता है
एनहांसेस ब्रांड इमेज। अच्छा। जब आप लगातार अच्छी और भरोसेमंद सर्विस देते हैं तो आपकी ब्रांड की इमेज वो अपने आप बनने लगती है। लोग आपके ब्रांड का नाम क्वालिटी और भरोसे के साथ जोड़ने लगते हैं। ये तो किसी भी महंगे विज्ञापन से ज्यादा शक्तिशाली है। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये लोगों के असल अनुभव पर आधारित है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़कर देखें तो एक कमाल का चक्र बनता है। एक यूनिक एक्सपीरियंस आपको बाजार में अलग खड़ा करता है, जिससे ग्राहक आपकी ओर खींचे चले आते हैं। आपकी बेहतरीन सर्विस उन्हें संतुष्ट करती है और वो लॉयल बन जाते हैं। और फिर वो दूसरों को बताते हैं। हाँ, और ये लॉयल ग्राहक पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से आपकी ब्रांड इमेज को मजबूत करते हैं, जिससे और नए ग्राहक आते हैं। ये एक बिजनेस का फ्लाई व्हील है, और इस फ्लाई व्हील को धक्का कहाँ से मिलता है? एक सोची समझी सर्विस स्ट्रेटेजी से। बिल्कुल। ठीक है, तो हमने देख लिया कि बाजार में एक मजबूत किला कैसे बनाया जाए। बाहरी दीवारें मजबूत हैं और लोग किले की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन कोई भी किला अंदर से खोखला हो तो ढह जाता है। चलिए अब कंपनी के दरवाजे के अंदर झांक कर देखते हैं कि इस बाहरी मजबूती को बनाए रखने के लिए अंदर क्या कुछ सही होना जरूरी है। तो अंदर की बात करें तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है कंसिस्टेंट सर्विस क्वालिटी। हाँ, मटेरियल कहता है कि स्ट्रैटेजी से सर्विस के स्टैंडर्ड तय होते हैं। लेकिन यहां मेरे मन में एक सवाल है, क्या कंसिस्टेंट या लगातार एक जैसा होने का मतलब उबाऊ भी हो सकता है? क्या ग्राहकों को कभी-कभी कुछ नया या सरप्राइज पसंद नहीं आता? इस स्थिरता और नएपन में संतुलन कैसे बनाया जाए? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। देखिए, जब हम कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो हमारा मतलब बोरिंग से नहीं है। अच्छा? हमारा मतलब है भरोसेमंद। ग्राहकों को बुरे सरप्राइज बिल्कुल पसंद नहीं होते। हाँ, ये तो है। मुझे याद है कैफे में मैं जाती थी जहां एक बरिस्ता कमाल की कॉफी बनाता था, लेकिन जब वो छुट्टी पर होता था तो कॉफी पीने लायक नहीं होती थी। ओहो। कुछ हफ्तों के बाद मैंने वहां जाना ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या मिलेगा। अनिश्चितता। हाँ, ये अनिश्चितता ग्राहक को दूर कर देती है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये सुनिश्चित करती है कि सर्विस का एक न्यूनतम स्तर हमेशा बना रहे। आप उसके ऊपर अच्छे सरप्राइजेस दे सकते हैं, लेकिन नीचे कभी नहीं गिर सकते। स्थिरता से विश्वास पैदा होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है। उस कैसे वाले उदाहरण से एकदम साफ हो गया। और ये स्थिरता या कंसिस्टेंसी तो तभी आएगी जब लोग इसे देने के लिए तैयार हों। ये सिर्फ नियमों की किताब से तो नहीं हो सकता। ये हमें अगले पॉइंट पर लाता है, एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। बिल्कुल। जब कर्मचारी सिर्फ नियमों की एक लिस्ट का पालन कर रहे होते हैं तो वे एक मशीन की तरह काम करते हैं। लेकिन जब वे क्यों समझते हैं, मतलब स्ट्रैटेजी, हाँ, यानी कंपनी की स्ट्रैटेजी क्या है, हमारा मिशन क्या है, तो वे उस मिशन का हिस्सा बन जाते हैं। वे समझते हैं कि उनकी छोटी छोटी हरकतें, जैसे कि एक मुस्कान या ग्राहक की समस्या को ध्यान से सुनना, कैसे बड़ा असर डालती हैं। बिल्कुल, कैसे वो ग्राहक के अनुभव और कंपनी की सफलता पर बड़ा असर डालती हैं। ये समझ उनके काम करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर ला सकती है। वे सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, वे योगदान दे रहे होते हैं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि एक वेटर सिर्फ खाना नहीं परोस रहा, वो कंपनी के बेहतरीन अनुभव वाले वादे को पूरा कर रहा है। हाँ। या एक कॉल सेंटर का एजेंट सिर्फ कॉल नहीं उठा रहा, वो कंपनी के भरोसेमंद होने की इमेज को मजबूत कर रहा है। ये सोच ही पूरी तरह से बदल देती है। एग्जैक्टली। और जब आपके कर्मचारी इतने जुड़े हुए हों और प्रक्रियाएं साफ हों तो इसका एक और फायदा होता है, जो हमारा अगला आंतरिक बिंदु है, इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल। बिल्कुल। जब आपके पास एक क्लियर प्लान होता है तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि सही काम के लिए सही लोग, सही समय और सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। आप उन चीजों पर समय और पैसा बर्बाद नहीं करते जो ग्राहक के लिए मायने नहीं रखती। आप कम में ज्यादा हासिल करते हैं, मतलब एफिशिएंसी। हाँ, एफिशिएंसी। तो अंदर की कहानी ये है कि एक मजबूत स्ट्रैटेजी कंपनी के अंदर सबको एक ही दिशा में ले जाती है। कर्मचारी, प्रक्रियाएं और संसाधन सब एक साथ, सब मिलकर एक ऐसी मजबूत मशीन बनाते हैं जो बाहर ग्राहकों को एक शानदार और भरोसेमंद अनुभव देने में सक्षम होती है। तो हमने बाहर बाजार में कंपनी की इमेज देख ली और कंपनी के अंदर की मशीनरी को भी समझ लिया। जी। अभी तक हमने ज्यादातर आज की बात की है,
लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी सिर्फ आज बिजनेस चलाने के लिए नहीं होती, वो आने वाले कल के लिए भी होती है। बिल्कुल। ये हमें हमारे अंतिम खंड की ओर ले जाता है, दीर्घकालिक विकास और स्थिरता, मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। यहाँ हमारा अगला बिंदु है सपोर्ट्स रिलेशनशिप बिल्डिंग। हाँ। मटेरियल कहता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक बार सामान बेचने पर ध्यान नहीं देती, बल्कि ग्राहकों के साथ मजबूत रिश्ते बनाने पर ध्यान केंद्रित करती है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बिजनेस के नजरिए से एक बार की बिक्री और एक लंबे रिश्ते में क्या फर्क है? आखिरकार पैसा तो दोनों से आ रहा है। फर्क बहुत बड़ा है और ये सीधे बिजनेस की सेहत से जुड़ा है। अच्छा। बिजनेस की दुनिया का एक जाना माना सच है कि एक नए ग्राहक को अपनी ओर खींचने का खर्च एक पुराने ग्राहक को बनाए रखने के खर्च से 5 से 7 गुना ज्यादा होता है। 5 से 7 गुना? हाँ। एक वफादार ग्राहक सिर्फ बार बार खरीदारी नहीं करता, बल्कि वो आपके ब्रांड का एम्बेसडर बन जाता है। उसकी सिफारिश किसी भी विज्ञापन से ज्यादा असरदार होती है, क्योंकि वो भरोसे पर आधारित होती है। अमेज़न प्राइम इसका एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। बिल्कुल, क्लासिक उदाहरण है। वो सिर्फ आपको सामान नहीं बेच रहे, वो आपको एक इकोसिस्टम का हिस्सा बना रहे, जो आपको इतनी सुविधा मिलती है कि आप कहीं और जाने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। ये है रिलेशनशिप की ताकत। सही बात है, अमेज़न प्राइम का उदाहरण एकदम सटीक है। और जब हम लंबी अवधि की सफलता की बात करते हैं, तो एक और व्यावहारिक चुनौती सामने आती है। हाँ। जैसे कोई रेस्टोरेंट जो शनिवार की रात को खचाखच भरा रहता है, हाँ। लेकिन मंगलवार की दोपहर को खाली। हाँ। या एक हिल स्टेशन का होटल जो गर्मियों में तो फुल रहता है पर सर्दियों में खाली। जी। इस उतार चढ़ाव को कैसे मैनेज किया जाए? और ये हमें हमारे आखिरी और 8वें पिलर पर लाता है, इनेबल्स बेटर डिमांड मैनेजमेंट, मांग का प्रबंधन। हाँ। एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपको मांग के इन उतार चढ़ावों का अनुमान लगाने और उन्हें मैनेज करने में मदद करती है। जैसे वही रेस्टोरेंट अपनी स्ट्रैटेजी के तहत व्यस्त समय में सर्विस की क्वालिटी बनाए रखने के लिए ज्यादा स्टाफ रख सकता है, या ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम को बेहतर बना सकता है। ठीक है। और वही स्ट्रैटेजी उन्हें शांत समय में ग्राहकों को आकर्षित करने में भी मदद करेगी, जैसे मंगलवार दोपहर के लिए कॉर्पोरेट लंच का ऑफर देना या हैप्पी आवर चलाना। बिल्कुल। इसी तरह एयरलाइंस और होटल अपनी कीमतों को मांग के हिसाब से बदलते रहते हैं। ये सिर्फ रिएक्ट करना नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से डिमांड को आकार देना है। इससे तो मुनाफे पर सीधा असर पड़ता होगा। बिल्कुल। इससे कंपनी अपने संसाधनों का पूरा उपयोग कर पाती है, जो सीधे सीधे लंबे समय तक चलने वाले मुनाफे और स्थिरता को प्रभावित करता है। तो अगर हम इन सभी 8 बिंदुओं को एक साथ देखें, तो ये अलग अलग टुकड़े नहीं लगते, ये तो एक पूरी कहानी बताते हैं। बिल्कुल। कहानी ये है कि आप ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन बाहरी अनुभव तब तक नहीं बना सकते जब तक कि आपकी आंतरिक मशीनरी मजबूत ना हो। स्ट्रैटेजी सिर्फ बाहरी दिखावे का प्लान नहीं है, ये अंदर की नींव का ब्लूप्रिंट है। बाहर जो ब्रांड दिखता है, वो असल में अंदर के कल्चर, प्रक्रियाओं और लोगों का आईना होता है। वाह। एक अच्छी स्ट्रैटेजी इन दोनों दुनियाओं, अंदर की और बाहर की, को एक साथ जोड़ती है और ये सुनिश्चित करती है कि कंपनी जो वादा कर रही है उसे हर बार हर ग्राहक के लिए पूरा भी कर रही है। बहुत खूब। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि सर्विस स्ट्रैटेजी कोई अलमारी में रखने वाला दस्तावेज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक जीवित, सांस लेने वाला गाइड है जो कंपनी के हर फैसले को दिशा देता है। आप किसे काम पर रखते हैं, आप टेक्नोलॉजी में कैसे निवेश करते हैं और आप ग्राहकों से कैसे बात करते हैं, ये वर्तमान को चलाता है और भविष्य का निर्माण करता है। इस गहरी समझ के लिए हमारे स्रोत द स्ट्रेटेजिक फाउंडेशंस ऑफ सर्विस मार्केटिंग का धन्यवाद। इसने हमें सोचने के लिए एक बहुत ही स्पष्ट ढांचा दिया है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। आज हमने सर्विस स्ट्रैटेजी के 8 मजबूत स्तंभों पर बात की। इन पर विचार करने के बाद ये सोचना दिलचस्प होगा, क्या ये सभी स्तंभ हमेशा एक जैसे महत्वपूर्ण होते हैं? या क्या किसी खास इंडस्ट्री या कंपनी के लिए कुछ स्तंभ दूसरों से ज्यादा मायने रखते हैं? उदाहरण के लिए, क्या एक लग्जरी होटल के लिए रिलेशनशिप बिल्डिंग उतनी ही जरूरी है जितनी एक फास्ट फूड चेन के लिए लगातार और तेज क्वालिटी? ये तो सोचने वाली बात है। या क्या एक नए टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के लिए सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एज बनाना जरूरी है? इस पर सोचने से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि इन सिद्धांतों को असल दुनिया में कैसे लागू किया जाता है।